नमस्कार दोस्तों। हम सोल्व कर रहे थे एसएससी चंडीगढ़ टीजीटी मैथ्स 2023 का क्वेश्चन पेपर जो 29 जनवरी 2023 को हुआ था। इससे पहले वाली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 27 तक करवा चुका हूं। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। इससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं, जो भी बच्चे टीजीटी पीजीटी मैथ्स चंडीगढ़ की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बच्चा हो, वो बच्चा कोशिश करे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं चंडीगढ़ के, एसएससी ने लियो या फिर रेगुलर भर्ती के, वो पूरे के पूरे प्रैक्टिस करे पेपरों को। आप देखो कि पैटर्न सेम आ रहा है लगभग पेपरों में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। द वॉल्यूम बाउंडेड बाय एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 4 कोमा वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4 एंड जेड इक्वल टू 0 इज। तो वॉल्यूम इंटीग्रल का क्वेश्चन है। कैसे? क्वेश्चन में देखो क्या क्या चीज दे रखी है। गिवन क्या है? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 4 है, तो रीजन कौन सा बनेगा? लेस देन इक्वल टू 4 बड़ा। ठीक है। जेड इज इक्वल टू 0 है, साथ में वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 माइनस है वाई हो जाएगी। अच्छा, वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे निकालते हैं? तो v इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर रीजन r ऑफ जेड अपर माइनस जेड लोअर और विद रिस्पेक्ट टू डी ए। यहाँ पर जेड अपर कौन सी है? कौन सी इक्वेशन बनेगी? जेड इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, और जेड लोअर टर्म कौन सी बनेगी हमारे पास? जेड इक्वल टू 0। ये लोअर टर्म होगी और ये अपर टर्म होगी। ये सिलेंडर ऊपर की तरफ बन रहा है। अच्छा, इस इंटीग्रल को हम कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे। इसको लिखा 4 माइनस वाई माइनस 0। 0 लिखने का फायदा नहीं, तो इसको ऐसे कैसे रखो? ओवर द रीजन आर। अच्छा, रीजन कौन सा है ये? रीजन हमारे पास एक्स स्क्र प्लस आर। कौन सा रीजन? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज लेस देन इक्वल टू 4। चलो इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हैं। हम क्या करते हैं? पुट करते हैं एक्स की जगह आर कोस थीटा और वाई की जगह आर साइन थीटा पुट करते हैं। तो डी ए किसके इक्वल आ जाएगा? आर डी थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें पुट किया तो वॉल्यूम। अच्छा, एक और चीज, इसकी लिमिट देखो। लिमिट देखेंगे, एक्स की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो आर की वैल्यू 0 और 2 के बीच में आएगी, और थीटा की वैल्यू आएगी 0 से 2 पाई के बीच में। सर्कल बन रहा है। चलिए, अब हम इस इंटीग्रल में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? इंटीग्रल 0 से 2 पाई, इंटीग्रेशन 0 से 2 किसका इंटीग्रेशन है? 4 ऐसे कैसा? y की जगह हमें क्या रखना है? आर साइन थीटा। 4 माइनस आर साइन थीटा, और डी ए की जगह क्या रखना है? ये तो रखो इसमें आर डी थीटा। इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। अच्छा, आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। इंटीग्रेशन 0 से 2 4 आर माइनस आर स्क्र साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, अब तो सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनेगा अब ये तो। चलो इंटीग्रेशन करना शुरू करते हैं। पहले हमें आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4r² बाई 2 माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो r³ बाई 3 साइन थीटा। अच्छा, लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर 2 तक, आगे है डी थीटा। अच्छा, यहाँ पे क्या बनेगा? 0 से 2 पाई, तो ऐसे कैसा? अब इस 2 से ये 2 कैंसिल किया तो कितना बड़ा बचा यहाँ पे? 2। अब r की जगह 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 स्क्वायर बनेगा। 2 स्क्वायर इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये 8। तो यहाँ पे बना 8 माइनस 2 रखा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8/3 साइन थीटा। ऐसे कैसा? माइनस 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा। अपर करो माइनस लोअर करो, या फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये पुट किया तो हमारे पास ये बचा। और चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। 8 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 8 थीटा माइनस 8/3 साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कोस थीटा, तो ये प्लस का हो जाएगा कोस ऑफ थीटा। लिमिट पुट करेंगे 0 से 2 पाई। चलिए तो लिमिट पुट करते हैं तो 8 इंटू
2 पाई प्लस 8/3 कोस ऑफ 2 पाई माइनस यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और माइनस 8/3 कोस 0 कितना होता है 1। अच्छा, कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, कोस 2 पाई पे वैल्यू पाई पे कितनी होती है -1, और 2 पाई पे कितनी होती है 1, ऐसी होती है ना। तो देखो यहाँ से शुरू होगा, पाई/2 पे 0, और पाई पे कितनी होगी -1, फिर 3 पाई/2 पे फिर 0, और 2 पाई पे कितनी हो जाएगी 1, तो ये वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पे 8/3 बचा, यहाँ पर माइनस का 8/3 है, तो ये तो कैंसिल होगा, बचा क्या, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 16 पाई। तो इस रीजन का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 16 पाई इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स दे रखा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। कहते हैं कि डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, हर जगह डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 एंड हैज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, मॉड एक्स का ग्राफ देखोगे तो मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा वी जैसा बनेगा और 0 पे शार्प कॉर्नर बनेगा। अब हमें पता है कि अगर किसी फंक्शन के ग्राफ में शार्प कॉर्नर बन रहे हैं, जिन पॉइंट्स पर शार्प कॉर्नर बनेंगे उन पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। शार्प कॉर्नर किस पे बना, 0 पे, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, एट एक्स इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो क्वेश्चन में देखो, फंक्शन डिफरेंशिएबल एवरीवेयर गलत, क्योंकि 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, ये भी गलत, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, ये तो बात ठीक है। हैज मिनिमम वैल्यू, अब फंक्शन को देखो, मिनिमम वैल्यू भी तो यही है, इससे नीचे थोड़ी ग्राफ आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू भी यही है, 0 पे इसकी मिनिमम वैल्यू भी है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी। और आगे लास्ट ऑप्शन क्या है, एन इंक्रीजिंग फंक्शन, नहीं, गलत है। पहले तो यहां से यहां तक, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक तो फंक्शन डिक्रीज किया, उसके बाद इंक्रीज किया, हम डायरेक्ट इंक्रीजिंग नहीं कह सकते इसको। यहां से यहां तक तो इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, और इसके बाद क्या हुआ, इंक्रीज हुआ फंक्शन, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं है हमारा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। वी हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 when x नॉट इक्वल टू 2 एंड 12 when x इक्वल टू 2। किस पॉइंट पे निकालनी है, 2 पे, जहां पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है उसी पे लिमिट निकालनी है। तो लिमिट निकालने का बिल्कुल आसान सा तरीका क्या होता है कि जिस पॉइंट पे निकालनी है, अरे ये तो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पोलिनोमियल है, जब भी हमें पोलिनोमियल की, किसी भी पोलिनोमियल की लिमिट निकालनी है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, हमें 2 पे निकालनी है तो डायरेक्ट 2 पुट करते हैं, लिमिट कितनी आ जाएगी इसकी, x इज इक्वल टू 2 पे लिमिट आ जाएगी 4 इंटू 2 प्लस 3, 8 प्लस 3 दैट इज 11, वैल्यू कितनी दे रखी है 12, तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी 11, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज इक्वल टू, इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है अब 0 पे, तो देखो एक बार इसको मैं लिख लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस ऑफ x अपॉन x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस x। अच्छा, पहले इसमें 0 पुट करके देखो, 0 पे निकाल दिया ना, तो ऊपर नीचे 0 पुट करके देखते हैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस कोस 0, कोस 0 कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 बना। अच्छा, नीचे ये 0 इंटू लॉग 1, तो ये नीचे भी 0 बन जाएगा, ऊपर भी 0 बन गया, तो 0/0 फॉर्म हो गया। तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं इस पे। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव किया, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कोस का डेरिवेटिव किया तो माइनस साइन एक्स अपॉन, अब इस पे अलग से डेरिवेटिव करो, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। फर्स्ट का डेरिवेटिव किया, एक्स का डेरिवेटिव किया तो 1, तो log x, log 1 प्लस एक्स, ऐसे कैसा प्लस, अब की बार x को ऐसे कैसा रखो, और log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव किया तो ये आ जाएगा। अब लिमिट निकाल दो इसकी, x टेंड्स टू 0 पे। अच्छा, इसकी 0 पे लिमिट निकालते हैं तो क्या बनेगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 0, साइन 0 कितना होता है 0। अब नीचे देखो एक बार क्या बनेगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स बना, log ऑफ 1 प्लस एक्स में x ये 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, log 1 दैट इज 0, प्लस इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो ये भी 0, तो अगेन 0/0 फॉर्म होगी। तो फिर से इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं हम।
अच्छा पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो कितना बन जाएगा, ये हो गया माइनस माइनस प्लस साइन एक्स अपॉन इसका एलसीएम लेके लिख देते हैं 1 प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, और ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला ये 1 प्लस एक्स है ये ऊपर चला जाएगा, तो मैंने ऊपर लिख दिया इसको। तो इसकी लिमिट इसके बराबर आनी चाहिए, एक्स टेंड्स टू 0। अच्छा दो बार तो लगा लिया हमने एल हॉस्पिटल, अब देखते हैं क्या बनेगा। अब एल हॉस्पिटल रूल लगाया, इस पे ऊपर वाले पे प्रोडक्ट रूल यूज किया। पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव किया, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 इंटू साइन एक्स, सेकेंड फंक्शन ऐसे कैसा प्लस 1 प्लस एक्स, तो ऐसे कैसा साइन का डेरिवेटिव किया तो ऊपर कोस पड़ा अपॉन, अब इस पे प्रोडक्ट रूल लगाओ, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, प्लस 1 प्लस एक्स तो ऐसे कैसा रखा इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1। अब लिमिट पुट करके देखो, एक्स टेंड्स टू 0, 0 पुट किया इसमें तो ये तो 1 इंटू 0, ये तो 0 बन गया। यहाँ पे 1 प्लस 0 दैट इज 1 इंटू कोस 0 कितना होता है 1 अपॉन, अच्छा यहाँ पे एक्स की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी log 1 क्या होता है 0, इससे ये कैंसिल किया तो नीचे क्या बचा 1 और एक प्लस 1, कुल मिला के 1/2 बचा। इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी 1/2। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। फॉर द फंक्शन f of x is equal to x plus 1 by x when x belongs to close interval 1 to 3, the value of c for the mean value theorem is। अच्छा मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन f of x फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी क्लोज कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पे और ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशिएबल है, तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट मिलेगा c इस ओपन इंटरवल में सच दैट डेरिवेटिव की वैल्यू इस पॉइंट पे किसके इक्वल होगी, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a के इक्वल होगी। अब फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है x प्लस 1 बाई एक्स, जहां पर इंटरवल क्या है x बिलोंग्स टू 1 टू 3, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 और b की वैल्यू कितनी है 3। अब उसने बोला कि मीन वैल्यू थ्योरम लगा दो इस पे, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है। चलिए अच्छा मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं, तो एफ डैश सी किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ बी मतलब एफ 3 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस 1/3 माइनस एफ ए पे मतलब 1 पे वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस 1/1 अपॉन बी माइनस ए मतलब 3 माइनस 1। अच्छा किसके इक्वल आएगा, इसको सोल्व करो एक बार, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2, 3 में से 2 घटाओगे तो 1 बचेगा, 1 प्लस 1/3 और इनको माइनस करोगे तो 2, कुल मिला के इसको सोल्व करो। अब सोल्व करने पर क्या आएगा, एलसीएम लेके ऊपर वाले को 4/3 इंटू 2, 2 से ये कैंसिल किया तो 2/3 आ गया हमारे पास। लेकिन फंक्शन हमारे पास है क्या, x प्लस 1 बाई एक्स, इसका डेरिवेटिव करो आप, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, x का तो 1 हो गया और इसका क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इस डेरिवेटिव की वैल्यू c पे निकालते हैं तो क्या आएगा 1 माइनस 1 बाई सी स्क्वायर, लेकिन सी स्क्वायर पे c पे वैल्यू कितनी आई 2/3, तो ये 2/3 के इक्वल रख दो, तो बस यहाँ से c की वैल्यू निकाल देते हैं हम, 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर, 2/3 को इस तरफ ले आए और 1 बाई सी स्क्वायर को इस तरफ भेज दिया, तो इनको माइनस किया 1/3 इज इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर, तो यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ से और 3 के, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस √3। लेकिन इंटरवल कौन सा था हमारा 1 से 3, यहाँ पर नेगेटिव नंबर तो नहीं है, तो सी की वैल्यू कौन सी लेनी पड़ेगी √3। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। द टेलर सीरीज जनरेटेड बाय f of x is equal to e raised to power x। इस फंक्शन की टेलर सीरीज किस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे, अच्छा किसी भी फंक्शन की x इक्वल टू 0 पे टेलर सीरीज निकालते तो मैक्लोरियन सीरीज बन जाएगी। मैक्लोरियन सीरीज क्या होते हैं, e raised to power x की 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और ये तो हर एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती है, तो इसका
रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, हर एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है, तो इंटरवल क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अगर हम इसको सोल्व करना चाहे, आरओसी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका निकालना चाहे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, सिग्मा एक्स रेज्ड पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए एन किसके इक्वल है, इसको मैं ए एन मान लेता हूँ, ए एन किसके इक्वल है, एस रेज्ड टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। अब हम क्या करते हैं, रेशो टेस्ट यूज करेंगे इस पे। रेशो टेस्ट कैसे, लिमिट निकाली इसकी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन प्लस वन ओवर ए एन, इसकी लिमिट निकालते हैं हम। अच्छा ए एन की वैल्यू तो ये है, इसका यूज करना है, ए एन प्लस वन चाहिए हमें, तो यहाँ पे एन प्लस वन आ जाएगा, नीचे ऊपर नीचे एन प्लस वन आ जाएगा, एक्स रेज्ड टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन ए एन की वैल्यू एक्स रेज्ड टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। इसकी तो लिमिट निकालनी हमें, चलिए इसकी लिमिट निकाल देते हैं, इसकी लिमिट निकालते हैं अब। अच्छा ये किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स रेज्ड टू पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स रेज्ड टू पावर एन, ये सबसे ऊपर चला गया और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी। अच्छा यहाँ पर देखो x की पावर n प्लस वन है, नीचे x की पावर n है, तो एक x बचेगा ऊपर, ये तो कैंसिल हो गया, एक x बचा। अच्छा इसको खोलते हैं n प्लस वन को n फैक्टोरियल तक, एक बार खोल दिया n फैक्टोरियल से ये कैंसिल किया, तो कुल मिला के बचा क्या, x अपॉन n प्लस वन। अब इसकी लिमिट निकालनी है n टेंस टू इन्फिनिटी पे, लिमिट निकालेंगे तो ये तो जीरो पे जाएगी, मतलब l की वैल्यू कितनी आई, जीरो, जो कि लेस देन वन है। अब रेशो टेस्ट से हम क्या कह सकते हैं, ये हर एक x के लिए कन्वर्ज करेगा, हम x की कोई मर्जी वैल्यू ले, मतलब x बिलोंग्स टू r, या फिर हम इसको लिखें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई सब्जेक्ट टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। जो ये फंक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें एक्स वाई की, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। कंडीशन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अच्छा यहाँ से काम करते हैं, वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 8 माइनस एक्स बचेगा, इसमें पुट करते हैं, तो x इंटू 8 माइनस एक्स बना, ये नया फंक्शन मान लिया हमने, कुछ भी g ऑफ x मान लिया, केवल x का फंक्शन आ गया, तो हमें बस इसी की तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो ये तो सिंपल हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो x को 8x माइनस एक्स के। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं, डेरिवेटिव किया 8 माइनस टू एक्स, इसको डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखना है, जीरो के इक्वल रखा, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए तो हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/2 दैट इज 4, तो 4 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अच्छा अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें पुट करो, y की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 4 दैट इज 4। फंक्शन क्या था हमारा, x कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगी, जब x की वैल्यू भी 4 हो जाए और y की वैल्यू भी 4 हो जाए, कितना आ जाएगा 16। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, a goat is tied to a corner of a square side 21 centimeter with a rope of length 14 meter। 21 मीटर तो स्क्वायर की साइड है और वो रस्सी की लंबाई कितनी दे रखी है, 14 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड दैट द गोट कैन नॉट ग्रेज। तो क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दे रखा है हमें कि ये एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, क्वेश्चन में इसकी स्क्वायर की साइड 21 मीटर दे रखी है। अब क्या बोला कि 14 मीटर की रस्सी है, उस पे बकरी बांध रखी है, बकरी बांध रखी है, तो वो जहां जहां घास खा सकती है, चर सकती है, तो ये एरिया है वो। अब हमें एरिया कौन सा निकालना है, जहां पे वो घास नहीं खा सकती, जहां पर वो कैन नॉट, द स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड दैट द गोट कैन नॉट ग्रेज, जहां पर वो घास नहीं खा सकती, तो हमें ये साइड वाला एरिया निकालना है, बाकी बच गया, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया माइनस कर देते हैं, जहां पर रेडियस कितनी है इसकी, यहाँ पर रेडियस है 14,
आई बात समझ। तो रेडियस कितनी है इसकी 14। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, जो भी एरिया बनाइए एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा, स्क्वायर का एरिया क्या है 21 मीटर स्क्वायर, माइनस 21 का स्क्वायर करना है तो 21 इंटू 21 आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन एक सेकेंड, एरिया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर ही होता है। अच्छा, यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा एंगल कितना 90 डिग्री, तो थीटा तो हो गया 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, आर कितना है ये 14 इंटू 14, और 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 441। बस इसको सोल्व कर देते हैं, इसको कैंसिल किया तो ये तो 4 आया, इस 7 से इसको कैंसिल किया तो 2 आया, इस 2 से इस 4 को कैंसिल किया तो 2 आया, इस 2 से इस 14 को कैंसिल किया तो फिर से 7 आया। अब बचा क्या ऊपर, 22 और 7 बचा, और 22 की और 7 की गुणा करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये था 441 माइनस 22 की और 7 की गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 154। अब इसको माइनस कर देते हैं, माइनस करके देखो एक बार ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, पॉइंटों में भी है ऑप्शन, लेकिन पॉइंट में तो आएगा नहीं हमारा। इसको माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 441 में से 154 को माइनस करना है। अच्छा, एक हासिल लिया, 11 में से 4 घटाए तो कितना बचेगा 7, 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, 3 में से 1 घटाया तो 2, तो 287 मीटर वर्ग इसका एरिया आ जाएगा, जहां पर बकरी घास नहीं चर सकती। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 20 मीटर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड 20 मीटर है, उसके अंदर हमें लीस्ट साइज स्क्वायर एक इंस्क्राइब करना है, तो उसका एरिया बताओ कितना होगा, लीस्ट साइज स्क्वायर का एरिया। देखो एक बार, हमारे पास एक मान लेते हैं हम स्क्वायर जिसकी साइड कितनी है 20 मीटर है, ABCD हमने स्क्वायर मान लिया। अब इसके अंदर एक स्क्वायर और इंसर्ट कर दिया कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हमने स्क्वायर इंसर्ट कर दिया, PQRS, ये स्क्वायर इंसर्ट कर दिया। अब बाहर वाले स्क्वायर की साइड कितनी थी 20, अगर मैं इसको x मान लूं तो ये कितनी हो जाएगी 20 माइनस x। हम प्रूव करेंगे कि P भी x है तो ये QC भी x होगी। क्यों होगी, देखो अभी ये ट्रायंगल बनती हुई नजर आ रही है PBQ, एक तो ट्रायंगल PBQ है और एक ट्रायंगल QCR है, दूसरी है ट्रायंगल QCR। हम ये काम सारा क्यों कर रहे हैं, हम इन दोनों साइडों को पीबी को और क्यूसी को इक्वल दिखाने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद हमारा काम कुछ भी नहीं है, बस अगर हमें ये पता चल जाता है तो चलिए, ट्रायंगल पीबी क्यू में एक कोण 90 डिग्री का, एक एंगल 90 डिग्री का है और इस ट्रायंगल में भी एक कोण 90 डिग्री का है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो गया। ठीक है, क्यों, बोथ 90 डिग्री। आगे ये साइड पी क्यू और क्यू आर आपस में बराबर है, क्यों, क्योंकि अंदर बड़ा स्क्वायर बन रहा है तो ये साइड इसके बराबर होगी, जो कि ट्रायंगल की साइड भी है, तो पी क्यू किसके बराबर हो गया, क्यू सी के, सॉरी क्यू आर के, क्यों, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस एंगल को ए मान लूं, ये एंगल हमें पता है ये कितना है 90 डिग्री, क्यों, ये तो स्क्वायर के अंदर एंगल है। ठीक है, तो ये एंगल कितना आएगा, ये देखो पूरा एंगल तो 180 का है, 180 में से 90 माइनस किए, ये वाला माइनस कर दिया और ए भी माइनस कर दिया, तो इधर वाला बच जाएगा, तो ये बचेगा 90 माइनस ए बचेगा। तो कुल मिला के क्या हुआ कि हमारे पास ये एंगल बच गया, कौन सा, ये बड़ा 90 माइनस ए बच गया ये। अब जो ऊपर वाली ट्रायंगल है पी बी क्यू में,
पी बी क्यू में सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल देखो कितना होगा, एंगल ऊपर वाली में इन ट्रायंगल पी बी क्यू, एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल Q, सम ऑफ एंगल्स कितना होगा 180 डिग्री, एंगल B कितना 90 डिग्री, एंगल Q कितना मानना था हमने, A मानना था, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P चाहिए हमें तो कितना होगा, एंगल P को देखो, इनको इस तरफ भेज दो, तो एंगल P कितना आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस A, कैंसिल माइनस करके कितना आया 90 माइनस A। अच्छा ध्यान से देखोगे तो ये एंगल कितना आया 90 माइनस ए, ये एंगल भी 90 माइनस ए है, तो दोनों ट्रायंगल का एक एक एंगल और इक्वल हो गया हमारे पास। कौन सा एंगल, एंगल इक्वल हो गया बी पी क्यू किसके बराबर हो गया, इस एंगल के सी क्यू आर के, एंगल सी क्यू आर के। तो यहां से हमारे पास क्या है, दो साइड है, दो एंगल और एक साइड बराबर आ गई दोनों ट्रायंगल्स की। तो इसको क्या कह सकते हैं हम, दोनों ट्रायंगल कैसी होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगी। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब है कि जो पीबी साइड है वो क्यू सी के बराबर होगी। पीबी साइड जो ये साइड है ये एक्स माना, तो ये भी कितनी होगी हमारे पास एक्स ही तो होगी, ठीक है। और जो बी क्यू साइड है वो सी आर के बराबर होगी। बी क्यू साइड कौन सी है, ये है, तो ये इसके बराबर होगी। टोटल कितनी थी, टोटल थी 20, नीचे वाली x है तो 20 माइनस एक्स ऊपर वाली बची, तो ये भी 20 माइनस एक्स होगा। आई बात समझ। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, देखो हमारे पास क्या क्या बचा, एक स्क्वायर था कुछ इस तरीके का, इसकी साइडें हमने ये मान ली थी, ये ए बी सी डी स्क्वायर था, इसके अंदर हमने एक स्क्वायर और इंसर्ट कर दिया पी क्यू आर एस। तो हमने देखा कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में पी बी क्यू और क्यू सी आर दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे ये सारी कॉन्ग्रुएंट होंगी आपस में चारों ट्रायंगल्स। तो यहां से हमने कंक्लूड क्या किया, अगर ये साइड 20 है इसको x मान लो तो ये भी x होगी, तो ऊपर वाली कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, और ये एंगल 90 डिग्री का है। तो ट्रायंगल पी बी क्यू में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दो। पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, पी क्यू साइड आ जाएगी, पी क्यू साइड किसके इक्वल आ जाएगी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, इसके इक्वल आ गई। तो हमें तो पी क्यू साइड चाहिए, या फिर इसको ऐसे कैसे रहने दो, इसका स्क्वायर किसके इक्वल आएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, 20 का स्क्वायर 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40x, 2 वाला फार्मूला लगाया, तो बचा क्या इधर 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। ये तो हमारे पास साइड आ गई इस पी क्यू की वैल्यू आई, पी क्यू स्क्वायर की। अच्छा अगर ये इसकी ये लेंथ हमें पता चल गई और हमें इसका एरिया निकालना है, तो साइड इंटू साइड करते हैं, तो मतलब पी क्यू का स्क्वायर, तो कुल मिला के ये एरिया ही तो आ गया हमारे पास अंदर वाले स्क्वायर का। तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं, एरिया किसके को लाया 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। अब डेरिवेटिव निकालो डी ए अपॉन डी एक्स, तो कितना आ जाएगा 4x माइनस 40। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाती है 10, ठीक है। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं कि इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो इसका डबल डेरिवेटिव निकाला डी टू ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4, जो कि पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आएगा तो ये मिनिमम वैल्यू होगी इस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 10 पर इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो यहां से देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो हमें एरिया ही तो बताना है इसका, है ना। तो एरिया निकाल दो इसका, यहाँ पे x की जगह 10 रख दो, इसमें x की जगह 10 रखा तो 2 ऐसे कैसा, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 40 इंटू 10 प्लस 400, ये तो कैंसिल हो गया, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई बात समझ। अच्छा बाहर वाले का एरिया कितना था
20 इंटू 20 दैट इज 400। अंदर वाले का कितना आ गया, इसका हाफ आ गया, जो कि 200 के इक्वल है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। द कॉस्ट ऑफ पाविंग अ फ्लोर विद स्क्वायर टाइल्स एट 7 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर का खर्चा कितना है, 7 रुपए। टोटल खर्चा कितना आया, 2240 रुपए। टोटल खर्चा कितना आया, 2240 रुपए। तो हमारे पास टोटल स्क्वायर मीटर कितने आ जाएंगे, कितना एरिया आ जाएगा, 2240 को हम 7 से भाग कर देते हैं, तो कितना आएगा, 7 के 21, 7 दूनी 14 और 320 स्क्वायर मीटर आ जाएगा इसका, मीटर स्क्वायर एरिया। अब आगे क्या बोला, इफ द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज ट्वाइस द ब्रेथ। लेंथ दुगनी है ब्रेथ से, हम ऐसा एक फ्लोर मान लेते हैं। लेंथ क्या है, दुगनी है। अगर ये ब्रेथ है x, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x। ब्रेथ से दुगनी है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। हमने निकाला वो कितना है, 320, तो इसको 320 के बराबर रख देते हैं। 320 के बराबर रखा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 320 बटे में 2 कैंसिल किया तो 160। हमें तो x का मान निकालना है, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 160। 160 को कैसे लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर इंटू 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4√10 आ जाएगी। हमें तो इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, p इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। मतलब 2 ऐसे कैसा, l का मान कितना है 2x, b का मान x, ये कितना हो जाएगा 6x हो गया। x का मान रख दो 6 इंटू 4√10, जो कि 24√10 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारे पास, इसका परिमाप कितना आ जाएगा, 24√10, मतलब ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। A side of a triangle are in ratio 1:2:2 and its perimeter is 150, then we have to find the area of triangle। अच्छा, साइड का जो अनुपात है, मान लिया ए साइड है, बी साइड है, सी साइड है, अनुपात कितना है इनका, 1:2:2। तो साइड हम मान लेते हैं एक्स, ये 2x और 3x। पेरीमीटर कितना दे रखा है इनका, 150, मतलब सारी साइडों का जोड़ कितना है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे जोड़ कितना दे रखा है, 150। ये कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 150। x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 30। तो साइड कितनी आ गई, 30, ये आ गई 60 और ये भी आ गई 60। अब हीरोन्स का फार्मूला है हमारे पास। हीरोन्स के फार्मूले के लिए हमारे पास क्या चाहिए, और सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, परिमाप का आधा। परिमाप देखो कितना 150 है, उसका आधा कितना हो जाएगा, 75। तो सेमी पेरीमीटर आ गया 75। अब हीरोन्स का फार्मूला यूज करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलिए वैल्यू रखते हैं इसकी। s की वैल्यू कितनी आई, 75 गुना में s माइनस ए की वैल्यू कितनी थी, 30। 75 में से 30 माइनस किया तो 45 आगे। s माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, 60। 75 माइनस 60 करेंगे, ये भी 15। और c की वैल्यू भी कितनी थी, 60 थी, तो ये भी 15। अच्छा, ये 15 तो इस रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि 15 स्क्वायर बनेगा, तो 15 तो आ गया रूट से बाहर। इस 75 को क्या लिख सकते हैं हम, 15 गुणा में 5 गुणा में। इस 45 को क्या लिख सकते हैं, 15 गुणा में 3 लिख सकते हैं। 15 फिर से 2 बार आ गया, तो इसको रूट से बाहर लिखा, 15 गुणा में 15। अंदर कितना बचा, 5 और 3 दैट इज √15। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 225√15 स्क्वायर यूनिट स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इफ अ कोन एंड अ स्फीयर हैव इक्वल रेडियाई एंड हैव इक्वल वॉल्यूम्स। एक कोन है, एक स्फीयर है, रेडियस इक्वल है, वॉल्यूम इक्वल है, देन द रेशो बिटवीन द हाइट ऑफ द कोन एंड डायमीटर ऑफ द रेशो इज, डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज। देखो बात किसकी, वॉल्यूम इक्वल दे रखा है। अच्छा, रेडियस मान लिया r है कोन की भी और
स्फीयर की भी। कोन की हाइट को हमने h मान लिया, हाइट क्या मान लिया h, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब इसका वॉल्यूम किसके इक्वल दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 3 से 3 कैंसिल किया, पाई से पाई कैंसिल किया, यहाँ से r की पावर 2 है, r की पावर 3 है, तो यहाँ से 2 पावर कैंसिल होगी, यहाँ पर 1 पावर बचेगी, तो h बराबर 4r आ गया हमारे पास। h किसके बराबर आ गया 4r के। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि रेशो बिटवीन हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट कितनी आई अभी देखा हमने 4r आई है 4r, एंड डायमीटर ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर की रेडियस अगर r है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2r। तो इसका रेशो ही तो निकालना है, r से r कैंसिल, तो रेशो कितना आ जाएगा 2:1। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन में क्या बोला, इफ अ हाइट ऑफ अ कोन इज डबल देन इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय, कितना इंक्रीज होगा, हाइट को केवल डबल करना है। अच्छा, पहले मान लिया इनिशियल रेडियस तो r है और हाइट h है। अब बाद में रेडियस तो सेम रही लेकिन हाइट क्या होगी 2h होगी, हाइट को हमने डबल कर दिया, हाइट को हमने डबल कर दिया। अब इसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आएगा, इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये कन्वर्ट होगा किसमें 1/3 पाई ऐसे कैसा, आर स्क्वायर ऐसे कैसा, लेकिन 2h आएगा साथ में, यही आया ना। अच्छा, इसको ध्यान से देखोगे, 2 को आगे लेते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच नहीं हो गया, तो मतलब पहले वाले से वॉल्यूम कितना हो गया 2 गुना हो गया, ये सेम ही तो है ब्रैकेट के अंदर जो इसके, तो पहले वाले से वॉल्यूम कितना हो गया 2 गुना, मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 100% इंक्रीज हुआ। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इफ ए एंड बी आर टू आर्बिट्रेरी सेट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा, ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे ना बच्चे, ये तो सिमेट्रिक डिफरेंस का फार्मूला ही तो है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, तो सिमेट्रिक डिफरेंस का फार्मूला दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। हमें बताना है कि ये सेट जो गिवन सेट है वो ओपन है, क्लोज्ड है या फिर कोई सा भी नहीं है। अच्छा, इसको ध्यान से देखोगे ना सेट को, 1/n वेयर n इज नेचुरल नंबर। अच्छा, ये इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या होगा, 1/n किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ, तो इसका लिमिट पॉइंट तो जीरो हो गया, क्या जीरो इसमें है, हम n की कोई मर्जी वैल्यू रखें जीरो इसमें नहीं होगा, तो ये सेट क्लोज तो नहीं है क्योंकि हर एक लिमिट पॉइंट उसके अंदर होना चाहिए क्लोज होने के लिए, तो ये क्लोज सेट तो नहीं। ओपन के लिए क्या होगा, अच्छा इसको अगर मैं रियल लाइन पे प्लॉट करूं, यहाँ पे जीरो है यहाँ पे 1 है, तो n की जगह 1 रखा तो 1 आ गया, फिर 2 रखा तो क्या आ गया 1/2, फिर 3 रखा तो 1/3 आएगा, फिर 1/4 आएगा, इस तरीके से ये पॉइंट चलते जाएंगे, जीरो की तरफ जाता जाएगा, डेंस होता जाएगा ये सेट। अच्छा, यहाँ पे देखो कि ये पॉइंट 1/2 इस सेट में है, बिल्कुल है। अब मैंने इसकी एक नेबरहुड काट ली ऐसे, ये क्या ये नेबरहुड इसके अंदर है, इस सेट के अंदर नहीं है, क्योंकि इसमें ये एलिमेंट तो है ही नहीं ना, तो इस पॉइंट की तो हमें कोई नेबरहुड मिली नहीं, 1/2 की हमें कोई नेबरहुड ही नहीं मिली जो इसके अंदर पूरी तरह कंटेन्ड हो, तो ये सेट ओपन भी नहीं है, तो ये ना तो ओपन है ना फिर ये क्लोज्ड है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट, की दो सेट हैं a और b, पहले वाले में m एलिमेंट्स है और दूसरे वाले में n एलिमेंट्स है। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट a इज 56 मोर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड सेट। क्वेश्चन में क्या बोला कि जो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स हैं, इसके नंबर ऑफ सबसेट्स मतलब इसके पावर सेट में एलिमेंट, पावर सेट में एलिमेंट कितने 2 की पावर m, ये किसके इक्वल है, ये 56 ज्यादा है, किससे ज्यादा है
जितने बी के सबसेट बनेंगे, बी के सबसेट कितने बनेंगे, 2 रेज टू पावर n। तो हमें बतानी है कि m और n की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। अच्छा 2n को इस तरफ लेके आओ, 2m माइनस 2n इज इक्वल टू 56। अच्छा कोई सा तो नंबर छोटा बड़ा होगा इसमें से, होगा कि नहीं। मान लिया हमने m बड़ा है n से, ऑब्वियस सी बात है m बड़ा ही होगा तभी तो ये बड़ा नंबर आ रहा है। तो हमने क्या किया, 2 की पावर n इसमें से कॉमन लिया, बचा क्या 2 रेज टू पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 56। अच्छा 56 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 7 लिख सकते हैं ना इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर मैं इनको कंपेयर करता हूं, इसको क्या लिखा है हमने 2 रेज टू पावर 3 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1। तो यहां से क्या मिला, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कंपेयर किया बाहर वाले को, n की वैल्यू तो होगी 3 और m माइनस n की वैल्यू भी कितनी आ गई 3। अंदर वाले को भी कंपेयर कर लिया इसके साथ। अच्छा इस n को दूसरी तरफ ले जाते हैं, n की वैल्यू 3 है तो m इज इक्वल टू 3 प्लस 3 दैट इज 6। तो m की वैल्यू 6 और n की वैल्यू 3। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 play football, 20 play tennis and 10 play both, then number of students who play neither, जो कुछ भी नहीं खेलते। देखो फुटबॉल वाले कितने हैं 25 और टेनिस वाले हैं, नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स कितने हैं 25 और जो टेनिस खेलते हैं वो है 20 और जो दोनों खेलते हैं, दोनों मतलब फुटबॉल भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं, वो है 10। अब टोटल बच्चे तो हमारे पास है कितने हैं 60 हैं, उनमें से जो बच्चे कुछ ना कुछ खेलते हैं पहले वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, एफ यूनियन टी निकाल लो, मतलब सबका जोड़, इनका जोड़ करो एन एफ प्लस एन टी माइनस इंटरसेक्शन, माइनस इंटरसेक्शन कर दी। अच्छा एफ में कितने एलिमेंट थे 25 और टी में कितने एलिमेंट थे 20 माइनस 10, ये कितना 45 माइनस 10 दैट इज 35। अभी 35 बच्चे तो वो आए जो कुछ ना कुछ खेलते हैं, टोटल बच्चे हमारे पास कितने थे 60, 60 में से 35 कुछ ना कुछ खेलते हैं, बाकी कितने बचे 25, 25 ऐसे बच्चे हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स और जी एक्स, हमें दोनों फंक्शन के बारे में बताना है कि ये कौन सा ओड है कौन सा इवन है, साइन ऑफ मोड एक्स, और जी एक्स फंक्शन दे रखा है कोस मोड एक्स, कोस ऑफ मोड एक्स। जिसको ध्यान से देखोगे इवन और ओड फंक्शन हमें पता होना चाहिए। ओड फंक्शन कौन सा होगा, जब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करे और माइनस बाहर आ जाए, उसको बोलते हैं फंक्शन कैसा होगा ओड। लेकिन अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं एक्स को और ये माइनस ही खत्म हो जाए, मतलब एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही आ जाए फंक्शन, तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन, है ना। अच्छा इसमें करके देखते हैं एक बार, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह हम माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे मोड ऑफ माइनस एक्स, मोड है तो मोड इस माइनस को खत्म कर देगा, तो ये तो फंक्शन के इक्वली तो आ गया, ये फंक्शन कैसा हो गया इवन फंक्शन, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरीके से हम g के अंदर भी x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ मोड ऑफ माइनस एक्स, कोस ऑफ मोड एक्स माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये तो जी एक्स के इक्वल ही तो है, माइनस एक्स से रिप्लेस किया लेकिन जी एक्स के इक्वल आ गया, तो ये भी फंक्शन कैसा है इवन। तो दोनों फंक्शन इवन आ गया हमारे पास, कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बोथ एफ एंड जी आर इवन फंक्शंस, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन रेज्ड टू पावर 4x प्लस कोस रेज्ड टू पावर 4x इज, फंक्शन क्या दे रखा है साइन रेज्ड टू पावर 4x प्लस कोस रेज्ड टू पावर 4x, इसका पीरियड बताना है। अब हमें पता है कि साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, लेकिन अगर हमें साइन ऑफ एम एक्स का पीरियड बताना पड़ जाए तो इसका पीरियड होता है 2 पाई अपॉन एम, मतलब जो इसके साथ कोफिशिएंट है वही इसके अपॉन में आ जाता है, बटे में आ जाता है।
तो हम कोशिश करेंगे जो ये पावर 4 है इनको लीनियर फंक्शंस में कन्वर्ट करने की, लीनियर पावर में। कैसे? अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के तो कुल कैंसिल करके तो यही बचेगा। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, ये बचा। ठीक। अच्छा, एक चीज बताओ, साइन 2 साइन एक्स कोस एक्स किसके इक्वल होता है? साइन 2 एक्स के, ये तो होता है। तो यहाँ पर भी तो ऐसे ही कुछ बनता नजर आ रहा है। हमने ये पावर 2 थी साइन पे और कोस पे, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, और साइन एक्स कोस एक्स को अलग कर लिया, है ना। यहाँ पे तो कितना बन जाएगा? ये साइन 2 एक्स बन जाएगा। इसको भी साइन 2 एक्स बना लेते हैं। क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कुल मिला के हमारे पास बचा क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x अपॉन 2। तो ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया हमारे पास। लेकिन हमें करना क्या है? लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करना है। लीनियर फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे? अब एक और फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, कौन सा? कोस 2 थीटा वाला। कौन सा है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है। हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर थीटा की। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2, इसके इक्वल आ गई। मतलब यहाँ पे जो एंगल है थीटा है, तो यहाँ पे कोस के अंदर आके इसका 2 गुना हो जाएगा। यहाँ पे 2x होगा तो इधर क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं इसमें। तो 1 माइनस 1/2। अच्छा, ये फार्मूला लगाओ इस पे, तो क्या बनेगा? 1 माइनस कोस ऑफ 4x अपॉन 2, ये बना, है ना। चलिए। अच्छा, यहाँ पे नीचे कितना बन जाएगा? इनकी मल्टीप्लाई करके 4, 4 को दोनों के नीचे अलग कर दो। 1 माइनस 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/4 कोस ऑफ 4x। इसको माइनस किया तो 3/4 प्लस 1/4 कोस ऑफ 4x। अच्छा, इसका तो पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर कोस 4x का पीरियड पता होना चाहिए, वही पूरे फंक्शन का पीरियड होगा। कोस, केवल कोस x का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। तो कोस 4x का पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन 4। कैंसिल करोगे तो पाई/2। तो पूरे फंक्शन का जो गिवन फंक्शन था उसका पीरियड कितना आ जाएगा हमारे पास? पाई/2। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक कौन सी मैट्रिक्स होती है? कि ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाए। हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। अच्छा, इसका ट्रांसपोज देखो, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये वाली रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इसमें, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी ना। 0 1 -2 -1 0 3, तो ट्रांसपोज करके तो ये आ गया इसका। अच्छा, माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको रख दो, एक इक्वल माइनस ऑफ 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0। अच्छा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ से हटा के इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबके साइन बदल जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। अच्छा, इनको कंपेयर करो, कोरोस्पॉन्डिंग एंट्रीज को देखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में दे रखा है कि मैट्रिक्स ए है 2 4 4 3, एक्स मैट्रिक्स है n1 और बी मैट्रिक्स है ये, और साथ में दे रखा है ए एक्स इज इक्वल टू बी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। हम रख देते हैं इसमें, इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखो, मैट्रिक्स ए की हमें दे रखी है ये ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए की वैल्यू रखो कितने? 2 4 4 3, और एक्स की वैल्यू है n1 और बी मैट्रिक्स की वैल्यू 8 11। तो मल्टीप्लाई करके इक्वल रख दो, हमें तो n की वैल्यू चाहिए बस। अच्छा, मल्टीप्लाई करो इसकी फर्स्ट रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 2n + 4।
और इसकी मल्टीप्लाई अब इस कॉलम के साथ करेंगे तो 4n+3, यहाँ पे आई हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, इस कॉलम मैट्रिक्स के इक्वल है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर रख दो। 2n+4 इज इक्वल टू 8, 4 को इधर भेज दिया, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 2n इज इक्वल टू 4, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, n की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास 2, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इफ a matrix A is such that this condition is satisfied by that matrix, then A inverse is equal to, इक्वेशन कौन सी दे रखी है, 4a³ प्लस 2a² प्लस 7a प्लस आई इक्वल टू 0। हमें इस इक्वेशन का यूज करते हुए A इनवर्स निकालना है, तो हम क्या करते हैं, आई को इस तरफ भेज देते हैं, आई को राइट साइड में भेजेंगे, तो माइनस ऑफ आई इज इक्वल टू 4a³ प्लस 2a² प्लस 7a प्लस आई। अब दोनों तरफ आई तो बचेगा नहीं, आई तो खत्म हो गया, आई को तो दूसरी तरफ ले गया। अब दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 4a³ इंटू ए इनवर्स प्लस 2a² इंटू ए इनवर्स प्लस 7a इंटू ए इनवर्स। अच्छा, मल्टीप्लाई करते हैं इनकी अब, तो यहाँ पे देखा हमने क्या बचेगा इधर, 4a², एक पावर कम हो जाएगी, 3 में से एक पावर घटाएंगे, 2 में से एक पावर घटाएंगे तो 2a बचेगा, और 1 में से एक पावर घटाएंगे तो 0, तो मतलब 7i लिखना है। फिर यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स, लेकिन हमें ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे माइनस का निशान भी है, तो इस माइनस निशान को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो सबके साथ माइनस आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, माइनस बाहर लिखा, 4a² प्लस 2a प्लस 7i, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। चूज द करेक्ट आंसर, चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही बताना है कौन सा। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कैसे, ये तो स्केलर मैट्रिक्स है हमारे पास 0 2 0 0 0 2, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, गलत हो जाएगा। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, 1 1 आ जाएंगे, ये तो स्केलर मैट्रिक्स होती है, ये बात तो ठीक है भाई। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नहीं, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, 1 2 3 डायगोनल पे लिखे, बाकी 0 0 कर दिए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स थोड़ी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट इज 1, whose each element is 1 is an आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कहते हैं कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स 1 1, मैंने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लिख ली जिसकी सारी एंट्रीज 1 1 है, तो क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा इसका।